नमस्कार, मेरा नाम है नीशू मलिक और आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे भारत देश में एक अजब सी लहर है। जब जब देश में चुनाव होता है तब तब देश में त्योहार जैसा मौसम होता है। हर कोई अपने अपने फेवरेट पार्टी को वोट देते हैं, हर कोई अपने फेवरेट प्रत्याशी को वोट देते हैं और इस वक्त हम कवर कर रहे हैं सोनीपत को। सोनीपत में पहले कांटे की टक्कर नहीं थी। पहले सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी मोहन लाल बडोली जी मैदान में थे, तब लगता था एक तरफा वोटिंग होगी। लेकिन अब कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा है। अब लगता है कि कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि दोनों ही सोनीपत से बिलोंग करते हैं और दोनों की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। इसी के लिए चर्चा करते हैं आज बीजेपी के एक कार्यकर्ता से और उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे वो अपने इस कांटे की टक्कर को एक तरफा करेंगे। जी सर, पहले आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र भारतीय प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का सदस्य हूं और मैं प्रदेश का सह प्रभारी भी हूं संवाद केंद्रों का हरियाणा के अंदर। तो इस तरह से तो इस बार क्या लगता है, चुनाव में क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, चुनाव में जब चुनाव शुरू होता है तो ऐसा विपक्षी दल वाले दिखाते हैं केवल कि कुछ ऐसा कांटे की टक्कर है, लेकिन हर चीज़ के लिए कोई न कोई मूलभूत तो कोई बात होनी ऐसी होनी चाहिए कि उनकी तरफ से कोई ऐसा नेता, कोई भूमिका तो ऐसी हो। प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कांग्रेस के अंदर ऐसा नेता नहीं है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले कहीं पर भी खड़ा हो सके। ये भूमिका ही नहीं है जब कांग्रेस की, यहीं से तो चुनाव शुरुआत होनी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन है, और उस तरफ कुछ भी नहीं है, जीरो है सब कुछ मामला। तो चुनाव सब कुछ एक तरफा है आपकी बात। अच्छा, आपने जैसे बोला है कि नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्याशी है ग्रामीण स्तर पर, वो अपने प्रत्याशी को भी देखते हैं। जो जनता है वो देखना चाहती है कि हमारा प्रत्याशी कहाँ से है और क्या वो हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि मोदी जी तो मैदान में नहीं आएंगे। देखिए, लोकसभा चुनावों में अक्सर जितने भी मतदाता हैं 90% मतदाता केवल ये देखते हैं कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है, कौन सरकार बनाएगी और हमारा राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री के तौर पर कौन बनेगा। सबसे बड़ा कारण ये होता है। उसके बाद कहीं उम्मीदवार की बारी आती है। अगर ऐसी बात होती तो पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में सबसे मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन वो 1,68,000 वोटों से हारे, क्योंकि वहां पर भी लोगों ने रमेश कौशिक को नहीं देखा है। वहां पर भी वोट लोगों ने नरेंद्र मोदी को दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी बननी है, सरकार बननी है, उसको दिया, उसको महत्व दिया लोगों ने। और हर बार आप ऐसे ही देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, कौन पार्टी का नेता बनना है, कौन प्रधानमंत्री बनना है, उसको तवज्जो दी जाती है। अच्छा, आपने सीधे बोला कि हारने के लिए कौन पैसा खर्च करे। हाँ, निश्चित रूप से। क्यों हारना, क्यों? क्या हो सकता है कि जो है जनता का मन बदल जाए? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अगर 10 टीवी चैनल्स ने सर्वे किया है तो एक भी टीवी चैनल ने ये नहीं कहा है कि सोनीपत की सीट बीजेपी हार रही है। एक भी टीवी चैनल ने। और सर्वेज को हम लोगों को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। एवरेज जो सर्वे आ रहा है पूरे नेशनल लेवल पे, सबका अगर मैं एवरेज मान के चलूं तो 370-380 सीटों का आ रहा है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। और अभी तो ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब जनसभाएं यहाँ पर होंगी और बाकी जब चुनाव कंप्लीट हो जाएगा तो ये 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा। ये निश्चित रूप से आंकड़ा पार हो जाएगा। 400 पार कर पाएंगे? क्योंकि हाँ, पिछली बार 75 का भी नारा दिया था, वो भी पार नहीं कर पाए थे। नहीं, देखिए, पिछली बार क्या हम 273 से 303 तक नहीं पहुंचे? देखिए, हम लोग, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी हम पर केवल ये इल्जाम लगाती है कि आपको 50 सीटें बढ़ना था, आप 40 बढ़ पाए। आप देखिए, मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति है। अरे हम तो कुल सीटें बढ़े ही है ना, 303 तक पहुंचे ना। अब हम कह रहे हैं कि हम लोग 370 तक बीजेपी की सीटें जाएंगी। मैं कहता हूँ 5-10 ऊपर नीचे रह भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं। उनकी 44 से अगर 14 पे आ जाए तो फिर वो क्या कहेंगे? अच्छा, अभी कांग्रेस ने जो संकल्प पत्र दिया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, संकल्प पत्र की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी, आज मैं एक बहुत खास बात आपके चैनल को बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी वायनाड से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वायनाड में 60% लोग मुस्लिम वोटर हैं। केवल राहुल गांधी, मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं, केवल राहुल गांधी इस देश के अंदर जो खराब माहौल कर रहे हैं, हिंदू धर्म को जो बार बार गालियां दे रहे हैं और जो सनातन धर्म को खत्म करने वाली बात करते हैं जो लोग, उनको समर्थन दे रहे हैं, मूक समर्थन अच्छी तरह से। उसके पीछे कारण केवल ये है कि उनको केवल अपनी अकेली वायनाड की सीट जीतनी है। वहां के मुस्लिम वोटर
परेशान नाराज ना हो जाए, इसलिए राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म को गाली देने वालों का समर्थन करते हैं और स्वयं हिंदू धर्म को भी गाली देते हैं। और कांग्रेस के लोगों की मजबूरी है कि उनकी हर बात का समर्थन करना होता है, क्योंकि कांग्रेस में अब वो दिलेर लोग नहीं रहे, वो देशभक्त नेता नहीं रहे जो स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पर थे। 1947 से पहले जो लोग थे, अब वो कांग्रेस में नहीं है बिल्कुल भी, जो राहुल गांधी की किसी भी गलत बात का विरोध कर सकें। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान जो है सनातन धर्म का विरोध करेंगे? नहीं, देखिए, इतिहास को अगर हम लोग देखेंगे तो जहां पर भी मेजोरिटी में मुस्लिम हो जाएगा, वो निश्चित रूप से दूसरे धर्म वालों को ऐसा ऐसा खत्म करेगा। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, मैं बहुत जिम्मेवारी से बात कह रहा हूँ। जहां पर भी मेजोरिटी में मुसलमान हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे धर्म वालों को, दूसरे लोगों को, सबको समाप्त करेगा ही करेगा। ये पक्का है, गारंटीड है। अच्छा, आप भी जो है मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी पे हमेशा ही ये आरोप लगता आया है कि वो सिर्फ हिंदू को आगे लेकर बढ़ती है, बाकी धर्मों को पीछे छोड़ देती है। मैं मुसलमान को टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं केवल इस देश की इतिहास क्या रहा है और भविष्य में क्या खतरे हैं, हमें जो इस देश को खतरा है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है। आप एक कभी गहराई से सोचिएगा, परमात्मा ना करे कभी पाकिस्तान हम पर आक्रमण करे, हम पर चीन आक्रमण करे, और यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो, और उधर से 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो अगर सपोर्ट दे दे यहाँ के जो अंदरूनी तौर पर जो जयचंद लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो यहाँ एक गृह युद्ध और एक मारकाट की एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि कोई भी नहीं संभाल पाएगा। यहाँ के लोग जाएंगे तो जाएगा। लेकिन अब मुसलमान समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, अब तो वो भी खैर खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से उनमें बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन मुसलमान इतना समझदार नहीं है। मैं ये भी बात जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मुसलमान बहुत से समझदार हैं, लेकिन इतने समझदार नहीं है कि कश्मीर में से अगर 5 लाख हिंदुओं को निकाल दिया जाए तो उनकी मेर में, उनके पक्ष में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं कोई मुस्लिम समुदाय बोला हो। वो कभी भी नहीं बोलता है, वो शांत बैठा रहता है। देश के लिए आगे आने चाहिए। हम सब धर्म के लोग जब प्यार से रहेंगे, हम उनको गले लगाने के लिए तैयार हैं। हम उनकी सब जितनी मज़ारें हैं, अजमेर शरीफ है, दूसरी जगह हजरत निजामुद्दीन, सब जगह जाता है हिंदू, हर जगह जाता है। क्या कभी भी कोई मुसलमान कभी किसी मंदिर के अंदर प्रवेश करके क्या हमारी आस्था का आदर करता है? लेकिन कावड़ के टाइम पे काफी मुसलमान होते हैं जो हिंदुओं के लिए जो है जलपान की व्यवस्था करते हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था करते हैं जिनकी उनको जरूरत पड़ती है। निश्चित रूप से अब कुछ परिवर्तन होने लगा है और ऐसा ही परिवर्तन चाहिए। हम हैं तो सभी एक, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग बेसिक रूप से एक ही हैं। ये केवल कुछ लोगों ने यहाँ पर एक जहर फैला रखा है, तुष्टीकरण की नीति है। अब नरेंद्र मोदी जी ने अगर 80 करोड़ गरीब लोगों को भोजन दिया है तो उसमें मुसलमान भी तो हैं। अगर 4 करोड़ घर बना के दिए हैं गरीबों के तो उनमें मुसलमानों को भी तो दिए हैं। अगर आयुष्मान योजना का फायदा अगर दिया उसमें मुसलमानों को भी तो दिया। जितनी भी केंद्र की योजना है सारी मुसलमानों को भी तो मिल रही है, उसमें अलग से तो ये नहीं किया कि हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए। अच्छा, क्या सच में बीजेपी जो है ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बहुत उनको फटकार लगाई है कि आप इस तरीके के बेवकूफ़ भरे जो केसेस आप लोग ले आते हैं, ईवीएम में अगर कभी भी कोई गड़बड़ी हुई तो तब आप हमारे पास लेके आइए, तब हम इस केस को देखेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे काफी फेक वीडियोस भी ऐसी चल रही है। सोशल मीडिया से देश नहीं चलता है, लेकिन सोशल मीडिया से अभी आजकल के जो है नौजवान चल रहे हैं। निश्चित रूप से चलते हैं, लेकिन वो भी असली बात समझते हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो विपक्ष के लोग हैं बहुत गलत प्रचार प्रसार करके कुछ लोगों को बहकाने की जरूर कोशिश करते हैं, और हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत मासूम लोग हैं, वो कुछ न कुछ बात मान भी लेते हैं बहुत से लोगों की। लेकिन सच्चाई ये है, हमें केवल ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसने एक फैसला ले लिया कि ईवीएम से ही इलेक्शन होगा और किसी चीज से इलेक्शन नहीं होगा। बैलेट पेपर से तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। बैलेट पेपर का तो भूतकाल में हम लोगों ने देखा किस तरह से बूथों को लूटा जाता था, यहाँ पर बुरा हाल होता था। अच्छा, ईवीएम भी तो कांग्रेस ही लेकर आई थी और आज कांग्रेस ही इल्जाम लगा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? उनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है, वो किसी तरह से लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से लोगों का डाइवर्शन हमारी तरफ आकर्षण बने, उन लोगों का हमारी बात को माने, और क्योंकि उनकी हार निश्चित है वो ये कह सके बाद में कि देखो हमने तो पहले ही कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ होनी है, इसलिए बीजेपी को जीत। यानी हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ना। अच्छा, अगर हरियाणा की बात करें तो क्या लगता है ये जो सीटें हैं 10 सीटें वो जीत पाएगी? सोनीपत की जो सीटें हैं। हाँ, निश्चित रूप से कोई ऐसी मोदी चेहरे पे जीतेंगे या प्रत्याशी मोहन लाल जी अपने चेहरे पे जीतेंगे? निश्चित रूप से मोदी चेहरा बहुत बड़ा फैक्टर है और हम मोदी जी को ही सब कुछ मानते हैं, और मोदी जी के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो त्याग किया अपने जीवन के अंदर वो एक अद्भुत उदाहरण है। वो निश्चित रूप से एक दैवीय पुरुष है जिन्होंने इतना त्याग, तपस्या और सारी चीज़ें की हैं।
सब कुछ देश के लिए कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से एक देवी पुरुष है, उनके आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। तो हरियाणा के बदलाव को आप अभी कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से अगर 10 सीटें हम लोग यहाँ से जीतेंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके का माहौल होगा और हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे विधानसभा चुनाव में। अच्छा, जैसे अभी इल्जाम लग रहा है हरियाणा की, अगर हम बात करें तो किसानों को लेकर बीजेपी के बीच क्या चल रहा है, किसान और बीजेपी? देखिए, किसानों को जैसे हम लोग अगर 15 गाँव में जनसभाएं करते हैं, विशेष तौर से केवल कुछ हलकों में हमें ये देखने को मिला कि 15 में से अगर एक गांव में हमें कुछ 5 या 10 लोग मिल गए हैं, इतना ही मिला हमें। 15 अगर जनसभाएं हमने की तो एक गांव में कहीं 5 या 10 लोग हुड्डा साहब के समर्थक जो होते हैं वो उलझुल बातें जरूर करते हैं। वरना किसानों के लिए आप अभी 6,000 रुपए के हिसाब से अगर मैं लगा के चलूँ, जो केंद्र सरकार ने किसानों को दिया सम्मान निधि, वही करीब करीब 3.25 लाख करोड़ है। आप कभी कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर कोई सरकार चुनावों में ये कह दे कि मैं 3.25 लाख करोड़ के कर्जे माफ कर दूंगी, तो सरकारें पलट जाएंगी केवल एक ही मुद्दे के ऊपर। और ये तो बहुत छोटी सी चीज दी हम लोगों ने, 3.25 लाख करोड़ कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा किसानों को दिया है। ये तो किसानों को डायरेक्टली हम लोगों ने 3.25 लाख करोड़ रुपए उनके खातों में दिया। लेकिन विरोध प्रदर्शन काफी हो रहा है, कई गाँव में खुलकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। 140 और इल्जाम ये लगा कि हमें दिल्ली नहीं जाने दिया गया। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उनका सहारा ले रहा है कुछ लोगों का है, और ये लोकतंत्र है। निश्चित रूप से हमारा विरोध करने वाले भी लोग बैठे हैं और एक सही वातावरण में विरोध होना भी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, और वो लोग अगर थोड़ा बहुत विरोध करेंगे हो सकता है कि हम लोग और ज्यादा अच्छा काम करेंगे। अच्छा, खट्टर साहब के पद छोड़ने की वजह क्या रही, असली वजह अंदर की जो लोग आजकल बातें बना रहे हैं? लोग कुछ बातें नहीं है ऐसी, लेकिन जो भी केंद्रीय हमारी जो समिति है वो जो फैसला लेती है हम लोग उसको मानते हैं। हम लोग सब कार्यकर्ता के तौर पे हैं। खट्टर साहब भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे थे, वो अभी भी हैं, वो अभी भी ये बात कह रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई किसी भी पद पे है, हमें जो जिम्मेवारी दी जाएगी हम उसको पूरा करेंगे। तो ये जो 400 पार का नारा है, क्या लगता है किस हद तक, मतलब 400 पार जाएगा या 380 या मतलब आसपास ही रह पाएगा? देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन अगर नहीं, जोर शोर जो चल रहा है अभी, खट्टर साहब की 2 रैलियां आप लोगों ने की है, तो उससे देख के क्या? देखिए, मैं अगर इस माहौल की कहूँ, हरियाणा की कहूँ, तो निश्चित रूप से हम लोग पूरा जीत रहे हैं। और नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने अगर ये कहा है कि 400 पार होना है, तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोच कर कहा है, उन्होंने पूरे देश के माहौल को पढ़ा है और 400 पार निश्चित रूप से हम करेंगे, क्योंकि अब की बार हम लोग दक्षिण में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। तो हमारे साथ थे नरेंद्र जी और हमने लगभग सभी सवालों के जवाब इनसे जानने की कोशिश की है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार बने रहिए हमारे साथ। सोनीपत से लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगी हम आपको देते रहेंगे।